हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आज आपके लिए मां शारदा इंस्टीट्यूट में मध्य प्रदेश की जो जनगणना है, मध्य प्रदेश की जो जनगणना 2011 या उससे पहले जो भी जनगणना हुई उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों पूरा आज वीडियो को आप देखना, ऐसा ना करें कि स्किप करके आप वीडियो को देखते जाएं। तो दोस्तों जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा वो बहुत ही मोस्टली इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के मद्देनजर। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश पटवारी के लिए आज पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो जनगणना के बारे में। तो ये कौन सी जनगणना थी उस क्रम के बारे में पढ़ेंगे, लिंग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, आज साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कौन से नंबर पे आता है, जातियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी पूरा वीडियो देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को। जितना लाइक मिलता है उतना ही मुझे वीडियो को पढ़ाने में बहुत ही मजा आता है दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो जनगणना हुई थी उसके बारे में कुछ जानकारियां पढ़ लेते हैं। दोस्तों जनगणना किसको कहते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं। किसी निश्चित स्थान की निश्चित समय के दौरान जो काउंटिंग की जाती है, गिनती की जाती है, उसको हम क्या है जनगणना कहती है। ये 10 साल के अंतराल में की जाती है। तो दोस्तों हर 10 साल के बाद क्या होती है कि जनगणना होती है। अभी होनी थी 2021 के दौरान, लेकिन कोरोना की वजह से ये क्या हुई, जनगणना नहीं हो पाई दोस्तों। तो ये हमारी जो आखिरी जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 के दौरान। तो ये 11वां कौन सा क्रम था उसको आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, सर्वप्रथम भारत के अंदर जनगणना का विचार किसके दिमाग में आया था या किसके समय में आया था। तो क्या होता है दोस्तों, जो राजा होता है उसी की पहचान होती है। जैसे देश का भी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उस समय लॉर्ड मियो भारत के क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। तो इनके दौरान क्या हुआ था, 1872 में एक सुझाव लाया गया था कि भारत में भी क्या होनी चाहिए, एक जनगणना होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, भारत में जो जनगणना का व्यवस्थित प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ 1881 के दौरान। लॉर्ड रिपन थे उस समय के, वो कौन गवर्नर थे, जो भारत के गवर्नर हुआ करते लॉर्ड रिपन थे। इनके दौरान क्या हुई, इस जनगणना की शुरुआत कर दी गई। कब, 1881 के दौरान। तो दोस्तों 1881 के दौरान इस जनगणना को शुरुआत दी गई। तो ये क्या होता है, वर्ष 2011 के दौरान जो जनगणना हुई उसका क्रम कौन सा था, तो दोस्तों उस समय क्रम था 15वां क्रम। ठीक है, 15वां क्रम था। तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय कौन सा क्रम था, मतलब उस समय से कौन सी जनगणना हो चुकी है स्वतंत्रता के बाद, तो ये 7वें नंबर की जनगणना हुई थी 2011 के अंदर। कब, स्वतंत्र भारत के बाद। मतलब भारत कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था। तो 51 की हुई, 61 की हुई, 71 की, ऐसे कुल मिला के क्या हुई, ये 2011 में 7वें क्रम की जनगणना हुई थी दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हमें मध्य प्रदेश से ही ज्यादा काम है, क्योंकि एग्जाम हमारा जो पटवारी है वो मध्य प्रदेश से ही क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, इसके बाद जो जनगणना हुई उसका कौन सा क्रम था 2011 वाली का, तो उसका था 6वां क्रम। मतलब हमारा क्या हुई, 56 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया था 1956 के दौरान। तो 56 के दौरान हुआ, तो 56 में तो जनगणना हुई नहीं थी दोस्तों, उसके बाद हुई थी 61 के अंदर। तो 61 से हम गिनते हैं तो 6वां क्रम हो जाता है। और ये 47 में देश आजाद हुआ था, तो 51 में जनगणना हुई थी, तो ये कौन सी हो गई थी, 7वें क्रम की दोस्तों। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये इसका आप मान लीजिए जनरल नॉलेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, हो सकता है इनमें से कोई आंसर पूछ लिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने इनको लगा देना है। दो इसमें खासकर एक लॉर्ड मियो के बारे में, एक लॉर्ड रिपन के बारे में याद रखना, ये उस समय के गवर्नर हुआ करते थे। इनके समय में क्या हुई थी, ये व्यवस्थाएं लागू कर दी गई। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या आज के समय में ये है 7,26,26,809। तो दोस्तों ये जो जनगणना हमारी हुई थी मध्य प्रदेश 2011 की, उसके अनुसार का ये आंकड़ा है दोस्तों। ये भारत के अंदर
इसका स्थान मतलब मध्य प्रदेश का प्रतिशत में स्थान कौन सा आता है, तो प्रतिशत में जो परसेंट है पहले मैं बता देता हूं 5.99। इसको आप 6% भी कह सकते हैं या 5.99 भी पढ़े, दोनों ही आपका करेक्ट रहेगा। आंसर में आपके पे आ सकता है 6%, 5%, 4%, 7%। तो आपने 6% पे क्या करना है, भारत का जो प्रतिशत मध्य प्रदेश का भारत में कितना प्रतिशत है, तो आपने लगाना है 6 पे। अगर 5.99 आ जाता है तो ये भी सही है और 6 आता है तो वो भी सही है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, 5.99% क्या हो जाएगा, भारत के अंदर मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, एक हिस्सेदारी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में है, आप 4 भाई हैं, तो आपके पिताजी की जो संपत्ति होगी वो उसमें आपका हिस्सा कौन सा होगा, 1/4 भाग जो होगा वो हिस्सा आपका होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही भारत के अंदर इस जनसंख्या को आप देख लेते हैं, तो जो जनसंख्या का आकलन आज के टाइम में बोल रहे हैं 140 करोड़ का, तो 140 करोड़ में जो भारत में मध्य प्रदेश का स्थान आता है वो 6% मध्य प्रदेश का है। अब इसका स्थान बता देता हूं दोस्तों आपको, 2011 की जनगणना के अनुसार इसका मध्य प्रदेश का स्थान आता है 6वां स्थान। दोस्तों मैंने क्लियर लिख दिया है इसमें, ये आता है 6वां स्थान। दोस्तों ये हम धांसू ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ट्रिक नहीं लगाएंगे, अभी हम ट्रिक के साथ ही चलेंगे। तो इसमें क्या है, 6वां स्थान आएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। दोस्तों 2014 के बाद समझ लीजिए दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश था ये तेलंगाना में बदल जाता है, मतलब 2 राज्य बन जाते हैं। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बन जाता है 2014 के दौरान। तो उसी समय क्या होता है, मध्य प्रदेश 6वें स्थान से 5वें स्थान पे आ जाता है दोस्तों, क्योंकि आंध्र प्रदेश क्या था, पहले 5वें स्थान पे था। तो आंध्र प्रदेश के 2 भाग हो जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश क्या है, पीछे खिसक जाता है और मध्य प्रदेश क्या है, 6वें स्थान से 5वें स्थान पे आ जाता है दोस्तों। तो 2014 के अंदर ये कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये 14 के अंदर विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों जो 2014 के बाद 5वां स्थान आ जाता है, तो जनसंख्या हमारी जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसकी वृद्धि 20.30% की होती है। हर 10 वर्ष का जो कार्यकाल है उसके दौरान 20.30% की वृद्धि हुई थी। ठीक है दोस्तों, साक्षरता हमारे मध्य प्रदेश की पूरे भारत के अंदर 69.30% हमारे मध्य प्रदेश के अंदर साक्षरता है दोस्तों। इसके बाद लिंग अनुपात हमारा निकाला जाए तो हमारा लिंग अनुपात का निकलता है मध्य प्रदेश का 931, मतलब 931, 1000 पुरुष और 931 महिलाएं, मतलब 931 महिलाएं। तो आप दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मध्य प्रदेश भी एक हरियाणा की तरह है, यहाँ पे भी लड़कियों की कमियां हैं। तो जब लड़कियों की कमियां होंगी तो शादी कहां से करोगे दोस्तों। मान लीजिए आप कहीं शादी सम्मेलन में आप जानते हैं और वहां पे 100 दूल्हे आते हैं, ठीक है। अगर लड़कियां मान लीजिए आप वहां 96 आ गई तो 4 दूल्हों की क्या शादी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पे 931, 1000 दूल्हे और लड़कियां कितनी है, महिलाएं 931। अब यहाँ पे क्या हो गया, 69 दूल्हे क्या होंगे, बगैर शादी के लौट जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, लिंग अनुपात पर भी बहुत जरूरी है, जबरदस्त है दोस्तों। इसके बाद आता है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के मामले में मध्य प्रदेश में इंदौर जिला सबसे आगे, ये याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि इंदौर कर रहा है। जरूरी है करिए, लेकिन उतना भी ठीक रखिए, ठीक है दोस्तों। ये कर रहा है 32.7%, ठीक है। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या की वृद्धि, मतलब सबसे कम करने वाला जिला है हमारा अनूपपुर, ये कर रहा है 12.30%। देख लीजिए दोस्तों, इसमें 1/3 का फर्क आ रहा है। 32.7% वृद्धि कौन कर रहा है, इंदौर सर्वाधिक कर रहा है, और अनूपपुर क्या कर रहा है, सबसे कम कर रहा है 12.30%। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जनरल डाटा मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश के बारे में। अब हम आते हैं जिसके लिए आज आए हैं, क्लास से जुड़े हैं दोस्तों, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल के मामले में हमारा निवाड़ी, मध्य प्रदेश का निवाड़ी जो सबसे लास्ट जिला बना है, 2018 के अंदर बना है दोस्तों, ये है, इसका क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे कम क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल है। और इसके बाद छिंदवाड़ा, इसका है 11,815 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये सबसे बड़ा जिला है।
याद करने की ट्रिक बता देता हूं दोस्तों। ये है बाड़ी और ये है बाड़ा। दोस्तों बता देता हूं, आपके घर में भी होगा। एक बाड़ी होती है, एक बाड़ा होता है। बोलते हैं हमारा तो बाड़ा है जी, बहुत बड़ा है। तो जो बाड़ा होगा वो हमेशा बड़ा होता है और बाड़ी हमेशा छोटी होती है। तो इसके आगे पीछे लगी है बाड़ी और छिंदवाड़ा के लगा है बाड़ा, मतलब बाड़ा बड़ा होगा। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल में छिंदवाड़ा बड़ा हो गया और देख लीजिए निवाड़ी सबसे छोटा हो गया। दोस्तों ये एक ट्रिक इतनी धांसू होगी, जबरदस्त होगी कि आपके समझ में तुरंत ही आ जाएगी। दोस्तों ट्रिक में कोई कमी नहीं होगी, आपने याद करना है, समझना है ट्रिक को। दोस्तों मैं इतनी आपके लिए मेहनत करके ट्रिक लाता हूं तो आपको याद भी रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे जनसंख्या का जो घनत्व। अब घनत्व पे बात आ गई दोस्तों, तो घनत्व मैं बता देता हूं। मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बता देता हूं दोस्तों आपको। मान लीजिए ये आपका, इसकी लंबाई होगी आपकी 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इसकी ये लेंथ होगी। 1 किलोमीटर ही इसकी क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। तो जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है ये क्या होगा, 1 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा दोस्तों। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति रहते हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी है, बुजुर्ग हैं, सारे कितने होंगे, 236 होंगे। कितने, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। तो दोस्तों ये आपको मैंने बताने के लिए, समझाने के लिए समझा दिया। वो मैंने आपको निवाड़ी और छिंदवाड़ा में भी बता दिया था। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो दोस्तों यहाँ पे डिंडोरी के अंदर 94 मतलब 94 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के अंदर, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने रहेंगे, 94। ठीक है दोस्तों। और भोपाल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, जिला है। तो दोस्तों यहाँ पे 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहेंगे, मतलब 1 किलोमीटर में कितने रहने वाले हैं अभी यहाँ पे, 855। और यहाँ पे रह रहे थे 94 मतलब 94, तो 94 कम हो गया, 855 ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता दिया 236 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम इसको ट्रिक देखेंगे दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे है डिंडोरी मतलब क्या होता है, डंडा लेके इनको क्या मारा, डिंडोरी के अंदर डंडा लेके लोगों को मारा, भगाया। तो यहां से लोग भाग गए, तो कम से कम लोग बचे कितने, 94। डिंडोरी के अंदर डंडा लेके मारा, डोरी से बांध दिया लोगों को, ताकि मार मार के डंडों से भगा दिया वहां से। तो डिंडोरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है, राज्य है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों भोपाल बता देता हूं, नवाबों का क्षेत्र था ये और नवाबों की नगरी थी ये। और यहाँ पे नवाब ही क्या है, ज्यादा राज्य किए, तो नवाब जहां रहेंगे तो वही तो लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भोपाल के अंदर 855 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के अंदर रह रहा है। तो दोस्तों भोपाल के अंदर सबसे ज्यादा घनत्व हो जाएगा। वही बता देता हूं दोस्तों साक्षरता का आपको। साक्षरता ऐसे ट्रिक के साथ ही दोस्त याद करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी ट्रिक के अंदर। आप बस हमको जितना प्यार करते हैं, जितना लाइक करते हैं, उतना ही मैं आपके लिए ट्रिक लेके आऊंगा दोस्तों। अलीराजपुर यहाँ राज होने वाला है। अभी देखिए कहीं राज हो रहा है, कहीं कुछ और ही हो रहा है। तो यहाँ न्यूनतम साक्षरता दर, मतलब एक जो साक्षरता है वो कम पढ़े लिखों की जो दर है वो है 36.1। कहाँ पे, अलीराजपुर। अब मैं बताऊंगा क्यों है। और यहाँ पे पुरुषों की भी जो साक्षरता है वो भी कम है और महिलाओं की भी कम है, मतलब पुरुष महिला दोनों ही कम है। कहाँ पे, अलीराजपुर के अंदर। अलीराजपुर दोस्तों हमारा ये पड़ता है और ये झाबुआ से अलग हुआ था दोस्तों। अब यहाँ होता क्या है ये दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, जो अलीराजपुर है ये आदिवासी क्षेत्र है। और दोस्तों आदिवासी क्षेत्र क्या था, काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव था। इसलिए दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर जो अलीराजपुर है इसके अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये क्या, अलीराजपुर है, ये शिक्षा की जो
साक्षरता की जो हमारी दर है वो सबसे न्यूनतम है, चाहे महिलाओं में हो या पुरुष में हो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारी साक्षरता की जो दर है जो सबसे ज्यादा अधिक है, सर्वाधिक, लिख देता हूं दोस्तों, सर्वाधिक, अधिक दोस्तों, सर्वाधिक, अभी इसको हम पढ़ने वाले, सर्वाधिक शिक्षा दर 81.10 जबलपुर के अंदर। दोस्तों जबलपुर के अंदर ये 81.10%, जबलपुर हमारा सबसे ज्यादा साक्षर जिला है दोस्तों। इसके बाद बता देता हूं दोस्तों, इसके अंदर पुरुष साक्षरता, मतलब पुरुष व्यक्तियों में पुरुषों की साक्षरता जबलपुर और इंदौर के अंदर है 87.3%। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर और इंदौर है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा पुरुषों के लिए साक्षरता वाला राज्य जिला है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर, और कितना, 87.3%। ओके। इसके बाद महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष महिला अलग अलग है, तो दोस्तों यहाँ पुरुष अलग हो गए जबलपुर और इंदौर के अंदर, और महिला साक्षरता आएंगी भोपाल के अंदर। दोस्तों बता देता हूं इसको कैसे याद करना है भोपाल को। दोस्तों यहाँ पर महिलाओं की, मतलब महिला बेगम खुर्शीद मैडम, जो हमारी बेगम थी खुर्शीद, वो यहाँ पे क्या राज की, भोपाल के अंदर बेगमों का राज था भोपाल में। तो जब बेगमों का होगा तो वहां तो दोस्तों समझ लीजिए महिलाएं तो साक्षर होंगी, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, भोपाल के अंदर 74.9%, 74.9% क्या हो जाती है, महिलाएं पढ़ी लिखी हो जाती हैं, साक्षर हो जाती हैं। और यहाँ पे कौन राज करती थी, बेगमें करती थी, और बेगमों में मान थी खुर्शीद बेगम, जो यहाँ की राज करने वाली, ज्यादा राज किया था खुर्शीद। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं लिंग अनुपात के ऊपर। तो लिंग अनुपात में मैं बता देता हूं, भिंड जिला मध्य प्रदेश का, इसको मध्य प्रदेश का हरियाणा भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लिंग अनुपात है 837, मतलब 1000 लड़के 837 लड़कियां। शादी आप कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको, 167 लड़के आपके कवारे रह जाएंगे, शादी ही नहीं होगी उनकी। ठीक है दोस्तों, 163 की आपकी शादी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, शादी नहीं होगी तो हरियाणा की तरह ही रह जाएंगे ना दोस्तों। तो ये मध्य प्रदेश का हरियाणा माना जाता है किसको, भिंड को, लिंग अनुपात के मामले में। और अधिकतम लिंग अनुपात बता देता हूं दोस्तों, अधिकतम लिंग अनुपात है छिंदवाड़ा, इसमें 1021, मतलब 1000 लड़के और लड़कियां 1021, मतलब 21 लड़कियां ज्यादा। अब क्या होगा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश वाले में भिंडी तो वो है जो अधिकतम जहां होंगी वहीं से तो शादी करेंगे बेचारे, क्या करेंगे फिर दोस्तों। तो ये छिंदवाड़ा, मैं आपको बता देता हूं, ये जो बेल्ट है नीचे का, ये आदिवासी बहुलक बेल्ट है, और आदिवासी लोग इस चीज को समझ रहे हैं, वो बच्चियां बहुत पैदा कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी शादी करने की। दोस्तों बुरा मत मानना, मैं समझाने के लिए एक ट्रिक बनाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सबसे ज्यादा अधिकतम 1021 छिंदवाड़ा दोस्तों। इसके बाद हमारा छिंदवाड़ा के बाद आता है 1011, ये आ जाएगा अलीराजपुर। दोस्तों यहाँ पे अलीराजपुर भी आगे निकल गया, इसने भी 11 लड़कियां ज्यादा पैदा की, 1000 से ऊपर कर दी। तो 1008 मंडला, दोस्तों मंडला भी हमारा क्षेत्र इधर पड़ता है, मंडला क्षेत्र भी, ये भी बेल्ट पूरा आदिवासी बहुलक में ही आता है। इन्होंने भी क्या कर दिया दोस्तों, 1008, मतलब 8 लड़कियां ज्यादा कर दी लड़कों से। और 1002 डिंडोरी, दोस्तों ये डिंडोरी, मैंने बोला था यहाँ से लोगों को मार मार के भगाया था, भगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार लोग होने चाहिए जिनको समझ में आ सके लड़कियों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। आज शादियां नहीं कर पा रहे लोग, तो गलत कार्य में लोग लगे हुए हैं, भाई उसका मकान तोड़ दो, इसका ये कर दो। अरे बच्चियों को पढ़ाना है, लिखाना है, साक्षर बनाना है, आगे चल के उनको जॉब भी करना है, देश के विकास में भी वो सबसे आगे लड़कियां। तो इन डिंडोरी के अंदर यहाँ पे भी क्या हो जाता है, 1002, मतलब 2 लड़कियां ज्यादा पड़ जाती है लड़कों की अपेक्षा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लिंग अनुपात। अब बता देता हूं दोस्तों शिशु लिंग अनुपात, मतलब बच्चों का 0 साल से लेके 6 वर्ष तक के, 6 वर्ष से पहले के जो बच्चे होंगे उनका लिंग अनुपात निकालते हैं दोस्तों। तो इसमें न्यूनतम रहता है हमारा मुरैना जिला, ये है हमारा मुरैना जिला दोस्तों, मुरैना जिला, जिसको हम मोरों से याद करते हैं हमेशा। मोरे यहाँ बहुत थी, लेकिन बालक छोटे छोटे जो शिशु थे वो फिर भी कम रह गए, 829।
मतलब 1000 लड़के और छोटे बालक और बालिकाएं 829। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अधिकतम अलीराजपुर, दोस्तों यहाँ अलीराजपुर आगे निकल गया, फिर बच्चियां भी यहाँ पे छोटे शिशु बालिकाएं भी इनके पास ज्यादा हैं, कितनी 978, मतलब 1000 बालक और 978 बालिकाएं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी अलीराजपुर क्या हो जाता है दोस्तों, आगे निकल गया। इसके बाद जनसंख्या में एससी और एसटी में बता देता हूं दोस्तों। एसटी सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइबल के बारे में। इसका हिंदी में मतलब हुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। तो न्यूनतम, सबसे कम, जनसंख्या कम, प्रतिशत कम, ये दोनों भिंड के अंदर है। और ये कितना है दोस्तों, ये है 0.4%, मतलब भिंड के अंदर हमारा 0.4% क्या है, एसटी के भाई है हमारे अंदर। ठीक है। इसके बाद जनसंख्या अधिक, धार, धार जो हमारा क्षेत्र है, धार, इसके अंदर धार लगा दी है। और धार क्या हो जाता है यहाँ पे, एसटी, मतलब आदिवासी क्षेत्र। मैंने पहले भी आपको बताया धार किस में लगाते हैं, भाला में, तीरों में। तो दोस्तों ये कौन लगाते हैं, आदिवासी लगाते हैं, क्योंकि ये अपना शिकार वगैरह सब कुछ इसी से करते हैं। तो ये धार के अंदर कौन हो गए, आदिवासी। आदिवासी जहां होंगे वहां एसटी ज्यादा होंगे। तो एसटी की संख्या कहां होगी, धार में अधिक। और एसटी की प्रतिशत जनसंख्या अधिक कहां होगी, तो वो होगी अलीराजपुर में। दोस्तों ये भी आदिवासी बहुलक क्षेत्र है और यहाँ पे भी एसटी की संख्या ज्यादा होगी। तो ये एसटी का हो गया। इसके बाद दोस्तों बता देता हूं एससी का। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के बारे में बता दूं, न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या मतलब सबसे कम जनसंख्या, तो ये झाबुआ के अंदर। ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर एससी की जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है झाबुआ। दोस्तों प्रतिशत में भी कम, ये भी झाबुआ। इसके बाद अधिकतम मतलब सर्वाधिक जनसंख्या, मतलब किसकी, एससी की, किस जिले में, तो वो है इंदौर के अंदर। और प्रतिशत दोस्तों वो है हमारा उज्जैन के अंदर, मतलब ज्यादा प्रतिशत है वो है उज्जैन के अंदर और ज्यादा संख्या है वो है इंदौर के अंदर। दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश का जनगणना के बारे में, जो मैंने आपको विशेषकर आपको अच्छे से ट्रिक से समझाया। काफी मेहनत की मैंने आपके लिए कि कैसे भी करके आपको समझ में आ सके। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप भी मेहनत करो और आपका सबका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। हम देशी ट्रिक के साथ ही पढ़ेंगे हर चीज को, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। फिर भी दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कराएं और ज्यादा से ज्यादा थंब लाइक करें और जितना भी हो सके शेयर करें दोस्तों धड़ाके से। जैसे मैं मेहनत करके जोरदार पढ़ाता हूं आपको, वैसे जोरदारी से आप शेयर भी करें वीडियो को। और अभी तक जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, जिनको आवश्यकता है वो ले सकते हैं। और पीडीएफ भी मैं जल्दी से आपके लिए तैयार कर रहा हूं और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं या संशोधन कराना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मैसेज, आपको दोबारा से समझाया जाएगा। तो दोस्तों कल हम इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। नया हमारा सब्जेक्ट होगा, नया चैप्टर होगा, हर चीज नई होगी, प्रतिदिन आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने जनगणना का आज पढ़ लिया है, तो जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।